हेलो एवरीवन। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनसे रिलेटेड लॉज क्या हैं, उनकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जनरेट हुई और किस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और लॉ में उनको कैसे प्रोटेक्शन मिलता है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आगे की वीडियोज़ में ट्रेडमार्क के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा और आज मैं उसी की शुरुआत करने जा रहा हूँ कि ट्रेडमार्क क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, उसकी क्या वैल्यू होती है और हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन सारे लीगल प्रोविजंस को जानने से पहले ट्रेडमार्क कहाँ से शुरू हुआ उसकी बात करते हैं। बहुत कॉमन सी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि मेरी और मेरी चीज़ों की एक अलग पहचान हो, और ये साइकोलॉजी होनी भी चाहिए। और ये साइकोलॉजी तब से डेवलप हुई है जब से इस दुनिया का डेवलपमेंट हुआ है, जब से इंसान ने धरती पे रहना शुरू किया है। यूं तो जब कोई हमारा काम खराब कर देता है तो मुझसे कहते हैं अरे जानवर हो क्या, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि इस दुनिया में किसी लॉ का डेवलपमेंट या किसी लॉ का इवोल्यूशन जानवरों की वजह से भी हो सकता है। जी हाँ, ये सत्य है कि ट्रेडमार्क की शुरुआत जानवरों से ही हुई। आप सबको पता है कि जब इस दुनिया की शुरुआत हुई और जब हम पुराने युग में रहा करते थे तो ना मशीनें होती थी, ना मैन्युफैक्चरिंग होती थी, ना इतने कारखाने हुआ करते थे, ना इतना साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ करता था। और तब पूरी दुनिया एग्रीकल्चर पर बेस करती थी। और एग्रीकल्चर में दो चीज़ें होती थी, एक तो खेती होना, दूसरा उन खेतियों को करने के लिए जो पशु हुआ करते थे, गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे उनके यहाँ भी जो शाही सवारी होती थी वो हाथी और घोड़ा कहा जाता था। अब गांव के लोगों को एक परेशानी हुई कि गांव में अगर 10 आदमी के पास बैल हैं, गाय हैं तो वो सब एक ही रंग की हैं, एक ही रूप की हैं, भैंसें हैं तो सब एक ही जैसी हैं। तो कैसे ये पहचान हो कि कौन सी गाय, बैल, भैंस किस किसान की है। तो अपने जानवरों को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले जानवरों के ऊपर एक स्पेसिफिक मार्क लगाना शुरू किया गांव वालों ने, जिससे उन्हें ये पता चलने लगा कि ये गाय, ये बैल उस किसान का है। और यहीं से इनफॉर्मल तरीके से ट्रेडमार्क की शुरुआत हुई। फिर समय के साथ दुनिया डेवलपमेंट की ओर चलने लगी। 1200 ईस्वी में इंग्लैंड में ब्रेड को लेकर के, खाने वाली ब्रेड को लेकर के बहुत बड़ा स्कैम हुआ, जहां पर लोगों को ये पता कर पाना मुश्किल हुआ कि कौन सा ब्रेड किस बेकर के द्वारा या किस मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाया जा रहा है और कौन अच्छी ब्रेड सप्लाई कर रहा है और कौन खराब ब्रेड खिला रहा है। जब ये डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और लोगों की चिंता का कारण बना तो 1266 में वहाँ के किंग हेनरी थर्ड ने एक कानून बनाया कि हर बेकर के द्वारा अपनी ब्रेड्स के ऊपर एक स्पेसिफिक मार्क लगाया जाएगा ताकि ये पता चल सके कि ये ब्रेड किस बेकरी के द्वारा बनाई गई है। और यहीं से ट्रेडमार्क की लीगल एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुई। इसके बाद 1857 में फ्रांस ने अपने यहाँ ट्रेडमार्क को लेकर के कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट बनाया, जिसको कहा गया फ्रेंच मैन्युफैक्चरर एंड गुड्स मार्क एक्ट। फिर 1862 में इंग्लैंड ने मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट अपने यहाँ पारित किया। और इसके बाद 1938 में यूनाइटेड किंगडम ने ट्रेडमार्क्स एक्ट 1938 इनैक्ट किया, जिसमें ट्रेडमार्क को लेकर के रजिस्ट्रेशंस, उसके यूज़ को लेकर के, उसके रेस्ट्रिक्शंस को लेकर के, उसकी डुप्लीकेसी को लेकर के, इन सारी चीज़ों के लेकर के एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाया गया। और वहीं से ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी शुरू हुआ और वहीं से उस एक्ट के द्वारा लोगों को उसके स्पेसिफिक मार्क की ओनरशिप लीगल रूप से ग्रांट की जाने लगी। और उसके बाद शुरू होता है इंडिया का सफ़र। 1940 में ट्रेडमार्क्स एक्ट 1940 इंडिया में इनैक्ट किया गया और इस एक्ट के प्रोविजंस लगभग वैसे ही थे जैसे यूके के 1938 के एक्ट में थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि 1940 से पहले इंडिया में ट्रेडमार्क की एग्जिस्टेंस नहीं थी। ट्रेडमार्क की एग्जिस्टेंस थी, लेकिन इसको लेकर के अलग से कोई लॉ नहीं था। अगर ट्रेडमार्क से रिलेटेड कहीं भी कोई लीगल डिस्प्यूट होता था तो उसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के प्रोविजंस के तहत डील किया जाता था। और जब इंडिया को ये लगा कि ये एक ग्रोइंग सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को डील करने के लिए एक स्पेसिफिक एक्ट होना चाहिए, तो ट्रेडमार्क एक्ट 1940 इंडिया में इनैक्ट किया गया।
और फिर हिस्ट्री आप सबको पता है कि 1947 में हम आज़ाद हुए, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, इंडिया एक सॉवरेन कंट्री बना और उसके बाद हमें अपने देश के लिए लॉ बनाने की पावर हमें कॉन्स्टिट्यूशन से खुद मिल गई। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के साथ साथ ट्रेडमार्क से डील करने के लिए हमारे यहाँ इंडियन पीनल कोड में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में और सी कस्टम्स एक्ट में भी कुछ प्रावधान किए गए थे। एंड 1958 में इस देश की संसद को एक बार फिर लगा कि जो 1940 एक्ट में ट्रेडमार्क एक्ट बनाया गया था वो शायद भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के जो कानून बने हैं उनको ठीक से कवर नहीं कर रहा है। तो 1958 में एक बार फिर ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 इनैक्ट किया गया और इस एक्ट में 1940s में बने सारे प्रावधानों को रिपीट किया गया, अमेंड किया गया और जो इंडियन पीनल कोड में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में और सी कस्टम्स एक्ट में जो ट्रेडमार्क से रिलेटेड प्रावधान थे उनको वहां से हटा करके इस एक्ट में इंक्लूड कर दिया गया। और समय के साथ डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, वो होता ही होता है, पूरी दुनिया में हो रहा था, हमारे देश में भी हो रहा था। तो एक बार फिर डेवलपमेंट के साथ भारत की संसद को ये लगा कि जो अलग अलग तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जनरेट होने लगी हैं उनको ले करके शायद जो 1958 का एक्ट है वो कंप्लीट नहीं है। तो एक बार फिर 1999 में उस पुराने एक्ट को, 1958 के एक्ट को रिपील किया गया और ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 फिर से इनैक्ट किया गया जो अब तक हमारे देश में चल रहा है। आज हमारे देश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जितनी भी तरह की हैं उन सब से डील करने के लिए अलग अलग एक्ट्स बनाए गए हैं। ट्रेडमार्क को डील करने के लिए ट्रेडमार्क एक्ट 1999 बनाया है। ट्रेडमार्क 1999 क्यों बनाया गया, 1958 का एक्ट क्यों रिपील किया गया, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। लेकिन वो रीज़न, वो ऑब्जेक्टिव, वो कारण हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।